नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है और कल बजट पेश भी किया जाएगा। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं और किस तरह की स्थितियां हैं, और आज जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो पटल पर रखा जाएगा, उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर हमारी पैनी नजर होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की, और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र आज से 6 अप्रैल तक 2 हिस्सों में आयोजित होगा। सत्र सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग, कहा नियमों के तहत हर मुद्दे पर होगी चर्चा। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी बजट की शुरुआत। आज से ही पेश होगा मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का आर्थिक सर्वेक्षण। तकनीक पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से आज चेन्नई में होगा G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप सेमिनार। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर बैठक का आज दूसरा दिन। आम लोगों के लिए आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर सकेंगे उद्यान का नजारा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी व्यवस्था। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को होगी मतगणना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ठुकराई यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग। रूस के खिलाफ संघर्ष में F-16 फाइटर जेट देने से किया इनकार। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में अब तक 83 लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल। तहरीके तालिबान को माना जा रहा है हमले का जिम्मेदार। और भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आज खेले जाएंगे टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और बास्केटबॉल के मुकाबले। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि यह पूरा सत्र उपयोगी साबित हो। लिहाजा विपक्ष से समर्थन और सहयोग मांगने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष की ओर से कहा गया कि वो जनहित के कुछ मुद्दों पर चर्चा चाहती है, और इस पर सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि नियमों के दायरे में रहते हुए वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद फ्लोर मैनेजमेंट के लिए एनडीए ने भी अपने घटक दलों की बैठक बुलाई। संसद के बजट सत्र से पहले के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद रहे, तो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी सरकार से वार्ता के लिए पहुंचे। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा सरकार की तरफ से। हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इशू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बैठक में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के नेता मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ सके। विपक्ष का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे उठाएगा। That unemployment issue should be given maximum priority in Parliament. In last decades, unemployment issue is not taken place, is not debated at all. It is not proper. Women's reservation bill is equally important. सत्र से पहले अपनी रणनीति बनाने के लिए एनडीए की भी बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हुए।
कुल मिलाकर संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान सभी की नजरें आम बजट पर लगी रहेंगी। मोदी सरकार के आम बजट से क्या नई सौगात या राहत मिलती है? शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और संसद में आज वित्तीय वर्ष 2022 से 23 की आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगी। आर्थिक समीक्षा में सरकार की ओर से पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार इसमें मौजूदा प्रमुख चुनौतियों का अनुमान भी लगाती है और उनके संभावित समाधान देश के सामने रखती है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा इस सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखने की परंपरा है। ये सर्वेक्षण इस लिहाज से अहम होता है क्योंकि ये मौजूदा वित्त वर्ष का एक लेखा जोखा होता है। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की वित्तीय स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है। सरकार की आर्थिक नीतियों की पड़ताल के साथ ही सर्वेक्षण में विकास दर का अनुमान, आय और खर्च का विवरण, साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स के प्रदर्शन और सुझावों का दस्तावेज भी होता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में अर्थशास्त्रियों की एक विशेष टीम तैयार कर रही है। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी वो आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए होगा, जो सरकार के खर्च और आमदनी का अनुमान है। पहली बार देश का आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से वित्त मंत्रालय बजट के एक दिन पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से तैयार किया जाता है। इसमें सेक्टर आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। जानकारी दी जाती है कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत कैसी है। यह दस्तावेज सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। लगातार 2 सालों से कोरोना महामारी की परछाई में लिखे गए आर्थिक सर्वेक्षण के सामने इस साल चुनौती वैश्विक स्तर पर गिरते आर्थिक विकास की होगी। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के बीच भारत की आर्थिक नीतियों की दिशा क्या हो, इसको लेकर आर्थिक सर्वे में कुछ अहम सुझाव सामने आ सकते हैं। साथ ही भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनाए रखने और दुनिया के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश के विकल्प के रूप में भारत को स्थापित करने की दिशा में भी कुछ निर्देश दिखाई दे सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनएसओ ने 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का जो पहला अग्रिम आकलन जारी किया, उसके मुताबिक इस साल देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े काफी सकारात्मक हैं। तमाम दूसरे आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर के 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। दिसंबर में ही जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा रहा। कर संग्रह के मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए भी एक बेहतरीन साल साबित हुआ है। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कुछ अहम सुझाव भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, साफ तौर पर क्योंकि हम जब देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी तो साफ तौर पर उसकी जो आधारशिला होगी वो भी वहां पर नजर आएगी और कितना विकसित बीते साल में भारत हुआ है वो साफ तौर पर आंकड़ों के जरिए समझ में आएगा। क्या तैयारियां और क्या हलचल अभी नजर आ रही है? देखिए, इस समय जहाँ तक बात करें कि संसद के इस बजट सत्र की जो तमाम तैयारियां हैं उसको देखते हुए तमाम नेता अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि इसमें शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ संसद परिसर में पहुंचेंगे तो वो भी मीडिया से मुखातिब होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे कैसे इस बजट सत्र के दौरान सरकार की जो नीतियां हैं और कैसे जो तमाम मुद्दे हैं उन पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ उनकी अपील भी रहती है इस समय में कि कैसे वो इस सत्र को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और विपक्ष के साथ सहयोग की भी उनकी अपील होती है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो 11 बजे सत्र संयुक्त सत्र के दौरान जो केंद्रीय कक्ष है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद
दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आधा घंटे के अंतराल के अंदर ये दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां रखी जाएंगी और उसके बाद जो विधायी कार्यों की सूची दोनों ही सदनों की सूचीबद्ध की गई है, उसमें पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ जो अन्य पेपर्स हैं वो टेबल करने को भी सूचीबद्ध किया गया है। इसी कड़ी में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो लाया जाएगा और उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसकी तमाम जो प्रतियां हैं वो बाद में वितरित भी की जाएंगी। बिल्कुल ऋषि, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर मुख्य फोकस होने वाला है और इसके अलावा उनको और विस्तार दिया जाएगा या कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जहां तक सेक्टर्स के बारे में बात करें तो कोविड के बाद जो सर्विस सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा उम्मीद व्यक्त की थी और जो हमारी स्ट्रेंथ भी है, उसी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में ये पता चलेगा कि उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं, कहां तक पहुंचे हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति को आगे बढ़ाना है। दूसरा जो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहद जरूरी है। उसके जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम था उसके तहत जो तमाम प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई गई थी उसको लेकर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और इससे न सिर्फ जो आर्थिक विकास को गति मिलती है बल्कि रोजगार का भी सृजन होता है और ऐसे में इस सेक्टर को भी देखना होगा। इसके अलावा जो तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें कि डिजिटल माध्यम से जो हमने नीतियां बनाई हैं, जो सुविधाएं लोगों की पास पहुंची हैं, उसके माध्यम से क्या क्या उसमें अपडेट्स हैं, खासतौर से एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि इस सेक्टर में डिजिटल और जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसकी एक नई रूपरेखा कोविड के दौरान देश के सामने आई, बल्कि दुनिया के सामने आई। और इसी तरीके से ऑटो सेक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको लेकर जो हमने टारगेट फिक्स किए थे पिछली बार वो कहाँ तक पहुंचे हैं और जो काफी हद तक दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों में इसको लेकर क्या रिएक्शन है, वो किस तरीके से अपना रहे हैं। तो ऐसे तमाम सेक्टर हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, उसको लेकर हमारी क्या रणनीति है, कितना हमने अचीव किया है। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इन सब पहलुओं पर एक खाका जो है हमको हासिल होगा आज जी वर्तमान वर्ष है उसको लेकर। बिल्कुल ऋषि, एक तरफ तो बजट और दूसरी तरफ क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, अगर हम देखें तो क्या इससे बहुत बड़ी एक उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इससे बजट पर जो बजट की रूपरेखा रखी जाएगी उसको देश को और लाभ आगे मिलेगा? बिल्कुल, देखिए G20 हमारे लिए एक अवसर है, खासतौर से इस मायने में कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो भारत की ओर हैं और इसमें जो 20 देशों का जो संगठन है, जो आर्थिक पूरी गतिविधियां हैं उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने एजेंडे को आगे रखेंगे और किस तरीके से भारत आने वाले समय में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आ रहा है, उसको लेकर भी इन सब चीजों को हम देख सकते हैं कि इस सत्र के दौरान वो परिलक्षित हों। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सत्र के दौरान जो बजट के जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लोगों के लिए जो उम्मीदें हैं, सुविधाएं हैं, उसको लेकर क्या हो सकता है वो आज खास रहेगा। ऋषि, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमने देखा है कि तमाम कीर्तिमान भारत ने रचे हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि दूसरे देशों की भी काफी मदद की गई है, उस क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो खास फोकस रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसमें जो अप एंड डाउन की स्थिति पैंडेमिक के समय हमने देखने को मिली, कोरोना महामारी के समय, उससे निजात पाने के बाद ये बजट जो होता है वो उसमें और ज्यादा मजबूती लाएगा। बिल्कुल, कोविड के दौरान जिस तरीके से हमने जो हमारी तमाम आर्थिक जरूरतों के साथ साथ जो स्वास्थ्य की जरूरतें थी उसको हमने जो पूरा किया, चाहे वो टीकाकरण के माध्यम से हो या फिर कोविड के दौरान जो तमाम सुविधाएं देश को जरूरत थी, चाहे वो वेंटिलेटर से लेकर जो दवाइयों से लेकर बहुत सारी चीजें थी जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमने गति दी और उस पूरे सेक्टर को लेकर क्या वस्तु स्थिति है वो एक तो इकोनॉमिक सर्विस से पता तो चलेगा ही, साथ साथ कल जिस तरीके से बजट आएगा उसमें क्या डायरेक्शन है, कैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से भारत एक बहुत बड़ा लीडर बन रहा है और जो हमारा एक्सपोर्ट की जो दर है वो उसमें बढ़ती दिखाई देती है। तो ऐसे में उस सेक्टर में हमारे पास क्या गुंजाइश है और कितना हम और उसमें
बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, रोजगार की दृष्टि से भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं इस बजट को लेकर। तो ऐसे में साफ तौर पर हमने देखा है कि बीते साल में स्टार्टअप पर काफी फोकस किया गया है और तमाम स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए हैं। इस बात को भी कितना यहाँ पर प्रभावित ये चीजें कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये स्टार्टअप्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अब स्वयं का रोजगार खड़ा करने का जो लक्ष्य सरकार ने देश के युवाओं के सामने रखा था और इसके लिए उन्होंने जो तमाम सुविधाएं दी और विकल्प सुझाए, उसमें स्टार्टअप की एक अलग भूमिका है। खासतौर से ऐसे दौर में हमने देखा है कि तमाम ऐसे स्टार्टअप सामने आए जो ऐसे युवाओं के द्वारा थे जो बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं थे, क्योंकि इसमें एक एंटरप्रेन्योर सोच है, वो जरूरत उसकी होती है। तो ऐसे में ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, स्टार्टअप्स के माध्यम से सरकार की तरफ से सीधी मदद मिलती है और उसके बाद वो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाते हैं और एक अपना रोजगार खड़ा करने के साथ साथ देश के रोजगार, युवाओं को उसमें रोजगार मिलता है। ये स्टार्टअप का जो पूरी रूपरेखा है वो आज देखते हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे में उसको कितना हम परिलक्षित होते हुए देख पाते हैं। जी बिल्कुल, मौजूदा सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा, तो ऐसे में क्योंकि अगले साल 2024 का चुनाव भी हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद रणनीतियां कैसे बनती हैं वो भी नजर आएगा। लेकिन अगर आप मौजूदा चीजों की बात करें और मौजूदा समय की बात करें तो महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो कितना प्रभावी नजर आएगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट जिस तरह से पेश किया जाएगा साफ तौर पर वो अपनी अलग भूमिका यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जो महंगाई का जो जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उसको लेकर भारत चिंतित है और हमारे यहाँ जो अलग अलग समय पर जो नीतियां इसी आधार पर खासतौर से खाद्य पदार्थों को लेकर तय की जाती हैं और सरकार ने इस चीज को कंट्रोल भी किया है। काफी हद तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि उन्होंने उसका निर्यात को बढ़ावा नहीं दिया है, उसको रोका है। और ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है, वो उसको पूरा करता हुआ नजर आता है। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से जो आंकड़े होंगे वो बताएंगे कि इस सेक्टर में हमने कितनी अब तक उपलब्धि हासिल की है। बिल्कुल, साफ तौर पर इसमें जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी बड़ी आशा रहती है, बड़ी उम्मीदों भरा पूरा सफर रहता है और बड़ी उम्मीदों की नजरों से वो इस बजट को भी देखता है। तो अब की बार पहले से ज्यादा राहत मिलती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब की बार का जो बजट होने वाला है वो आम लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। तो क्या इसके बारे में कोई नई अपडेशन, कोई नई अपडेट, कोई नई जानकारी मिली है आपको? देखिए, ये तो अब समय में ही पता चलेगा कि जब ये बजट सामने आता है जी। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो मध्यम वर्ग है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक बहुत बड़ा ये उपभोक्ता वर्ग भी होता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी पहल होती है कि सरकार की कि कैसे लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़े और लोगों की जेब में पैसा रहे। तो इस पॉलिसीज को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे ये बजट में पता चलेगा और अब तक हमने इस मामले में कितनी सफलता हासिल की है ये इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मध्यम वर्ग है उसकी जो मांग है उसको लेकर सरकार की तरफ से जो अब तक संकेत प्राप्त हुए हैं और उससे पता चलता है कि कुछ राहत संभवतः इस मध्यम वर्ग को मिले और यह राहत इस मायने में होगी कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा तो वो उसके हिसाब से उसको जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और उससे हमारा जो मार्केट है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल, 2014 के बाद से लेकर अभी तक अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो आम वर्ग है उसको काफी राहत देने का काम सरकार ने किया है, चाहे वो टैक्स स्लैब हो, चाहे उसके अलावा जो नीतिगत फैसले लिए गए और जो रूपरेखा रखी गई उससे भी लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो ऐसे में इस बजट से उम्मीदें तो साफ तौर पर है ही हैं, तो आने वाले कल के लिए क्या ये बजट भी उतना ही कारगर उस नजर आएगा आने वाले समय के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो टैक्स स्लैब की जो आपने बात की है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को एक बैलेंस बनाना होता है कि एक तरफ उसे टैक्स चाहिए भी और दूसरी तरफ से जो जनता की जो मांग है, खासतौर से मिडिल क्लास वर्ग की, जो सैलरीड वर्ग है, उसकी इस टैक्स स्लैब में छूट मिले। क्योंकि टैक्स स्लैब में एक छूट भी जरूरी है क्योंकि उससे लोगों के पास पैसा रहता है और जो उनकी कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। दूसरी तरफ जो सरकार को जो टैक्स की जरूरत है क्योंकि इसी टैक्स से सरकार डेवलपमेंट को आगे ले जाती है, तो तमाम
डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो या फिर अन्य ऐसी चीजें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, उसमें जो पैसा लगता है उसी टैक्स के द्वारा कलेक्टेड पैसा होता है, वो सरकार उसमें लगाकर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से होता है और इसमें काफी समय से इसकी मांग की जा रही है। तो देखते हैं इस बार क्या परिस्थिति बनती है और क्या इसमें कोई राहत लोगों को मिलती है। जी बिल्कुल ऋषि, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और जैसे ही बजट पटल पर आएगा तो आने वाले समय के लिए भी एक बेहतर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं, तो युवा शक्ति के लिए साफ तौर पर बहुत कुछ रहता है। हमने स्टार्टअप को लेकर देखा, रोजगार को लेकर देखा और युवा शक्ति पर जिस तरह से आज भारत निर्भर है और कहीं ना कहीं ये निर्भरता और ज्यादा प्रबल होती नजर आएगी जब ये बजट आएगा, क्योंकि युवा शक्ति पर भी खास फोकस किया जाएगा, क्योंकि युवा ही है जो इस देश को और आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे देश में हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, और पूरी दुनिया में हमारे युवा काम कर रहे हैं, ऐसे में जो भारत में जो युवा है अगर उसे अवसर भारत में ही मिले तो ये देश के लिए एक ऐसा पहलू होगा जिससे हम जो अपने एक विकसित राष्ट्र होने का जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने में हम सक्षम हो पाएंगे। और युवाओं के माध्यम से, चाहे वो स्टार्टअप्स के माध्यम से हो या फिर अन्य जो पहलू हैं जिसमें कि वो अपना रोजगार शुरू करें, और साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर में जो उनकी जो स्किल्ड जो हमारी पॉपुलेशन है उसके स्किल को जो तवज्जो अगर मिलती है, और इसके लिए सरकार ने जैसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत युवाओं को ट्रेनिंग भी किया है, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें जब इंडस्ट्रीज को या सर्विस सेक्टर को स्किल्ड युवाओं की जो जरूरत होती है जब वो पूरी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ रेट है वो तेजी से आगे बढ़ता है। और इसमें युवाओं को निश्चित तौर से इस बजट में देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा पहलू रहता है जिससे जो एक तो स्किल को बढ़ावा मिले, दूसरा उस स्किल को अवसर भी मिले कि वो कैसे अपने स्किल के माध्यम से अपना रोजगार या उसे सर्विस सेक्टर में उसे काम करने का मौका मिले। बिल्कुल, इस पर खास फोकस भी रहेगा। आप भी नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भी इस अवसर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोगों, दूतावासों, महिला और बाल विकास विभागों के अधिकारी, सेना और अर्धसैन्य बलों के अधिकारी समेत कई संगठन शामिल होंगे। आयोग 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। सर, आपको केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, क्या करोगे का नाम मुझे लिखिए अनजानी कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार रहिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खुलेगा। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार यह उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर आज से 26 मार्च तक खुलेगा। वहीं 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए, 29 मार्च को दिव्यांगजनों के लिए, 30 मार्च को रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। वहीं 31 मार्च को जनजातीय महिला SHG समेत महिलाओं के लिए उद्यान खुलेगा।
दर्शकों के लिए सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapatisachivale.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। कुल 13,17,632 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 24,689 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 27 फरवरी को और मतगणना 2 मार्च को होगी। कुल 21,61,129 मतदाता मतदान कर सकेंगे। 81,433 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। और वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और टूरिज्म जैसे कई अन्य मुद्दों पर G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में चेन्नई में शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर G20 इंडिया एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का आज सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा में डिजिटल तकनीकी की भूमिका पर अहम फोकस किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन IIT मद्रास द्वारा रिसर्च पार्क में किया जाएगा, जबकि इस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित G20 समूह के 13 सदस्य देश और अतिथि देश हिस्सा लेंगे। सेमिनार में पैनल चर्चा के रूप में 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में भविष्य में समावेशी शिक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, तकनीक सक्षम शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी बनाना, शिक्षा को गुणात्मक और सहयोगी बनाना और शिक्षा अनुसंधान को मजबूत करना जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में होगी। चेन्नई में होने वाली इस बैठक में विशेष रूप से हाइब्रिड शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना शामिल है। इसके अलावा EDWG की बैठक में क्षमता निर्माण, भविष्य के रोजगार के मद्देनजर आजीवन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने, अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग और साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति ने कहा कि ये पहला मौका होगा जब सेमिनार में 19 देशों के 69 प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अन्य देशों के लिए G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक मानदंड स्थापित करेगा। The focus that is happening under India's presidencyship is about tech-enabled learning, which is being anchored by IIT Madras in the workshop and the seminar and the exhibition that it is hosting. India's experience post-COVID in deployment of technology, be it in administrative COVID doses or in the ability to develop vaccines, or in terms of delivering education content through technology, is something that needs to be brought to the forefront. चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही कमजोर देशों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियों का समाधान भी करना है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और एकजुटता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। आज वैश्विक वित्तीय सुरक्षा, ऋण जोखिमों का प्रबंधन और फाइनेंशियल रेसिलियंस को मजबूत करने जैसे विषयों पर सत्र का आयोजन किया जाएगा।
चंडीगढ़ में G20 की बैठक के बाद कल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और जिसमें G20 के प्रतिनिधि भी थिरकते हुए नजर आए। और साथ ही इस दौरान G20 प्रतिनिधि मंडल के लिए झील के किनारे एक लेजर शो का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल ने आज यूएस के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की गई। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने उनकी मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। यूएसआईबीसी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर गोलमेज बैठक में कई उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान उनके बीच इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। भारत यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी आज बेंगलुरु में हैं। साबा कुरैशी आज भारतीय विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से बातचीत करेंगे। साथ ही नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। साबा कुरैशी बेंगलुरु में जल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का भी दौरा करेंगे। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह लोगो को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए और जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्थान के राजसमंद जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों से लगातार ओलावृष्टि और तेज बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से सड़क पर ओलों की चादर बिछ गई है। वहीं रेल मगरा में हुई तेज बारिश में से सड़कों में पानी भरा हुआ नजर आया है। उत्तर भारत के कई पर्वतीय इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। मौसम के बर्फीले होने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज भारी बर्फबारी हुई है, जिससे इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकांश निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना जताई है। और ये देखिए, संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो अपना संबोधन देंगे। नमस्कार साथियों, दो 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है
वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी
एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आइए अब सीधे राष्ट्रपति भवन का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं वहां पर